नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। जी हाँ, अपना जिला एक ऐसा खबरों का चैनल, एक ऐसा ऐप जिसमें आपको खबरों के साथ साथ मिलेगी आपके जिले की सभी सूचनाएं। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 1 अप्रैल से बड़ा टोल टैक्स। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कारों पर 5 और कॉमर्शियल वाहनों पर हुई 10 रुपए की वृद्धि के बाद उठे विरोध के स्वर। स्कूल चलो अभियान में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए ऊर्जा राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने छात्रों को दी कई सौगातें, तो शिक्षकों को दी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश। प्रशस्ति पत्र भी बांटे। तिथि 6 होने के कारण तृतीय और चतुर्थ नवरात्र की हुई पूजा। मंदिरों में गूंजे मां चंद्र घंटा और कूष्मांडा के जयकारे। मंदिरों में उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। एनसीईआरटी ने सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत इमरजेंसी कंडीशंस के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। ड्रीम अमोरे का मेरठ में गर्म जोशी से स्वागत। पहली विशेष कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन। और ईद के मौके पर सरदना क्षेत्र में गैंग रेप करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे होते हुए गाजियाबाद जाने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार रात 12 बजे से टोल टैक्स बढ़ गया है। मुबारक हो आपको। मेरठ से सराय काले खां तक जाने वाली कार चालकों को काशी प्रतापुर टोल प्लाजा पर 165 रुपए के बजाय 170 रुपए शुल्क देना होगा। 24 घंटे में दोनों तरफ का शुल्क 250 रुपए के स्थान पर 255 रुपए हो गया है। बस ट्रक के टोल में 10 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना है तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने इस वृद्धि का, बढ़ोतरी का विरोध किया है। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है स्कूल चलो अभियान। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्कूल में अगर बच्चे थोड़ी सी भी शैतानी कर लेते हैं तो पुलिस को बुला लिया जाता है। कौन से स्कूल में? ये तो बीएसए और डीएम को खुद जांच कर कर पता करना होगा। लेकिन हम तो योगी सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं को उन सभी हेडमास्टर्स और बीएसए और बीईओ के सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें खुद शिरकत की है ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने। जगह कहां थी? प्रतापुर के कायस्थ गावड़ी गांव। जी हां, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है। कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत सभी शिक्षक और बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन ऑनलाइन सुना है। मुख्यमंत्री ने बरेली को 1000 करोड़ की सौगात दी है और प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने गोरक्षा, गोपालन पोषण के लिए दी जाने वाली धनराशि के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी। प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किताबें, बैग, ड्रेस और भोजन की सुविधा फ्री देने की घोषणा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इसी के चलते हर जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मोहद्दीनपुर गन्ना समिति के अध्यक्ष दीपक राणा, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल, बीएसए आशा चौधरी ने सभी शिक्षक और बच्चों सहित अभिभावकों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं इसी दौरान जिले के सभी स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिए गए जो स्कूल में अच्छे नंबर लाकर पास हुए हैं। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविताओं के द्वारा बताया कि वो मेहनत कर रहे हैं। Gulgul and Rita from 4th class. These students are on the stage only. बाकी बच्चे अभी एक तरफ आ जाइए बेटा, आ जाइए। और पुष्प के साथ और इस आशा के साथ ये कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो 2017 के बाद लगातार, चाहे वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हमारी माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अब अगले भविष्य में हम लोग की जो योजनाएं हैं
हम लोग नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही कैंपस में बच्चों को शिक्षा मिले, उनको खेल के संसाधन भी मिले, वो माहौल मिले। अगली योजना में सरकार उसे लेकर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसे स्पष्ट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। पूरे मेरठ जनपद में 1068 विद्यालय हैं हमारे और उसमें 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक में 5-5 विद्यालय हमने चयनित किए हैं। उन 5 विद्यालय में हमने बीएसए और सीडीओ और बाकी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उस 5 विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कि पढ़ने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संसाधन हो, स्मार्ट क्लासेस हो, जो एम्बियंस हो, क्लासरूम हो बहुत ही अच्छे हो, साफ सुथरा हो, ड्रिंकिंग वाटर की उत्तम फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स हो, बच्चों को मनोरंजन के लिए झूला आदि हो, गार्डन हो, पेड़ पौधे लगे हो, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम पढ़ने जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ उनका स्वास्थ्य और मानसिक भी विकास हो। इसके साथ ही साथ मैंने शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि ये लोग बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में, बहुत ही पढ़े लिखे। इनकी डिग्री पूछिएगा तो हो सकता है कि सब हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इनको पूरे मनोयोग के साथ तन मन से लगा के पढ़ाना है बच्चों को, और इन बच्चों को इस तरह तैयार करना है। ये देश के भविष्य है कि जो प्राइवेट स्कूल में लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल उस चीज़ को, उस मिथ को खत्म करना है, और यही सरकार का और हम सबका मंशा है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे विद्यालय जो है, चाहे वो नया पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या तहसील स्तर पे हो, एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें कि क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम क्वालिटी का होगा। और इसी के क्रम में आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर सोमेन जी यहाँ पे आए थे और इन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मेरठ जनपद में सभी स्कूल का कायाकल्प होगा और मॉडल स्कूल 60 इस वित्तीय वर्ष में बनकर तैयार होंगे, जिसमें कि आप सबको देखने का मौका मिलेगा। मंगलवार को तीसरे और चौथे नवरात्र के दिन शहर से लेकर देहात तक सभी मंदिरों में मां चंद्र घंटा और मां कूष्मांडा के जयकारे गूंजते रहे। सुबह से ही मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही थी। सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हुए थे, मां से मन्नतें मांगने के लिए माथा टेक रहे थे। मेरठ में सिद्धपीठ, सदर काली माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, गोल देवी मंदिर, बाबा अगरनाथ और दुर्गा माता के मंदिर समेत सभी मंदिरों में भक्तों का सैलाब था। मां से मन्नत मांगने को मंदिरों में भक्त कतार लगाए हुए खड़े थे। इस नवरात्र पर हमारी विशेष संवाददाता आस्था वाजपेयी ने भक्तों के बीच पहुंचकर मंदिर में पहुंचकर आपके लिए विशेष कवरेज की है। देखिए सर। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थं कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, छठम कात्यायनी, सातवं कालरात्रि, आठवं महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूपों में से 7वां रूप माँ कालरात्रि का मंदिर है। इस मंदिर की 450 साल इतिहास पुराना है। ये एक बंगाली परिवार आज से नहीं, हर दिन सेवा करता है। तब से ये मंदिर की स्थापना भी एक बंगाली परिवार ने की थी। और ये इस मंदिर का क्या इतिहास? इस मंदिर का इतिहास ये है, ये मंदिर 600 साल पुराना है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, पूरे भारत से भक्त आते हैं। नवमी तक बहुत भीड़ रहती है, फिर सब अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ये इस बार कौन सी पीढ़ी है कि जो? हमारी पीढ़ी 11वीं पीढ़ी है। मैं 10 पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 11वीं, हम 11। तो ये 11वीं पीढ़ी है जो आज बंगाली परिवार के साथ सेवा कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। के साथ आई हैं, तो क्या ऐसा लगा कि यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। काली माता हमेशा यहाँ विराजमान रहती हैं और सभी भक्त यहाँ पर आते हैं। माँ में आस्था है। मैं तो पूरे विश्वास के साथ माँ से आती हूँ। माँ से जो भी मांगा है आज तक सभी मेरी मन्नतें पूरी हुई हैं। बोल भद्रकाली मैया की जय। तो यहाँ पे भक्त भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे कि और भी कितने सारे, देखिए यहाँ पे दिया वगैरह सब लगा के लोग बैठे हैं। एनसीआरटीसी के लिए यात्री सुरक्षा हमेशा से ही प्राथमिकता रही है और इसे सुनिश्चित करने के लिए नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम हो रहे हैं और हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरटीसी समय समय पर मॉक ड्रिल कर सिस्टम और इमरजेंसी की कंडीशंस से निपटने की तैयारियों की जांच करता रहता है। इसी
सीरीज में इसी क्रम में हाल ही में न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच यात्री सुरक्षा मॉक ड्रिल में नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशन टीम ने क्विक रेस्पॉन्स टीम और दमकल विभाग की टीम के साथ मिलकर वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों को सिमुलेट किया। किसी भी वजह से आग लगने की आपात स्थिति में कैसे यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाला जाएगा, मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच टनल से गुजरने के दौरान अगर ट्रेन में आग लग जाती है, इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो टनल में बनी मिड वेंटिलेशन शाफ्ट और टनल में बने क्रॉस पैसेज की मदद से यात्रियों को तत्काल ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बात की प्रैक्टिस हुई। दीक्षा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रीमियम पाक कला ब्रांड ड्रीम अमोरे ने 1 अप्रैल यानी मंगलवार को गढ़ रोड स्थित होटल ब्रॉडवे इन में अपनी पहली विशेष कार्यशाला का शहर में सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाक कला के सत्र, स्वस्थ व्यंजनों का प्रदर्शन, कलात्मक उत्पादों का एक क्यूरेटेड शोकेस शामिल था। उपस्थित लोगों ने ब्रांड के सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण और आधुनिक पाक कला शैली की प्रशंसा की। ड्रीम अमोरे का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में और अधिक कार्यशाला और प्रदर्शनियों के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के उद्देश्य के साथ ये प्रदर्शन किया है। नई ब्रांड स्टार्ट कर रहा है ड्रीम अमोर बाय दीक्षा के नाम से। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें कैलिबो की चॉकलेट और सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं एंड एगलेस होते हैं। और इसके थ्रू मैं अपनी वर्कशॉप प्रमोट कर रही हूँ। अभी हम ऑफलाइन वर्कशॉप देना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्कशॉप हमारी नेक्स्ट वीक मुजफ्फरनगर में होगी। इसके बाद आई विल प्लान इन मेरठ ऑल्सो, और उसके बाद हम ऑनलाइन भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे वर्कशॉप। ईद के मौके पर सरदना में संप्रदाय विशेष ने गैंग रेप के एक संगीन मामले को अंजाम दिया। संप्रदाय विशेष के 4 युवकों ने मिलकर जंगल में गैंग रेप किया। शोर मचाने पर जंगल में मौजूद किसानों ने आरोपियों को घेरकर पुलिस को सूचना दे दी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी मारूफ, मुशाहिद, सद्दाम और सरताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों में सरताज सरदना के मिलक गांव का रहने वाला है। बाकी के 3 आरोपी मुजफ्फरनगर के एक गांव के रहने वाले हैं। आरोपी ईद पर मिलक में अपने दोस्त सरताज से मिलने आए थे और उन्होंने महिला को अपना शिकार बनाया। पीड़िता के साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में मठ मंदिरों के आसपास बनाए जा रहे शराब के ठेकों के विरोध में मंगलवार को तहसील में एकत्रित होकर लोगों ने हंगामा किया। एसडीएम मवाना दीपक माथुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। तहसील पहुंचे क्षेत्रवासियों ने एसडीएम दीपक माथुर को बताया कि प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर में इन दिनों शराब ठेकों की बाढ़ सी आ गई है। मंदिरों के आसपास शराब के ठेकों का आवंटन कर दिया गया है, जिसका लगातार क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को भी दर्जनों महिला ठेकों के बाहर धरने पर बैठ गई। इस दौरान महिलाओं ने बताया शराब ठेके का आवंटन भारत पब्लिक स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर किया गया था। ठेका दुर्गा माता मंदिर से महज 10 मीटर की दूरी पर है, जो पूरे तरीके से गलत है। जब तक ठेके को मंदिर और स्कूलों के अलग स्थान पर नहीं किया जाता है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, एसडीएम दीपक माथुर ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए एक स्कूल के पास से ठेके को स्थानांतरित कर दिया है और वहीं इस ठेके को जिसको आवंटित किया गया था, उस आवंटनकर्ता ने भी प्रशासन की बात मानकर अपना ठेका स्कूल के रास्ते से, स्कूल के पास से कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ये मामला प्राचीन राष्ट्रीय राजधानी हस्तिनापुर का मामला है, जिससे यहाँ पे शराब कारोबारियों ने ठेकों की भारी मात्रा से खोले जा रहे हैं वहाँ पे ठेके। और मैं दीपक कुमार, मठ मंदिर प्रमुख, धर्म जागरण से, तो ये हमारे संज्ञान में आया कि मंदिरों के और कॉलेजों के पास में ठेके नहीं होने चाहिए। हस्तिनापुर के अंदर भारी मात्रा में ठेके खोले जा रहे हैं। शराब कारोबारी
मतलब स्थिति खराब है हमारे यहाँ मंदिर के पास। मवाना थाना क्षेत्र के गांव मटोरा में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 6 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मवाना भद्रकाली मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मटोरा गांव का रहने वाला 6 वर्षीय बच्चा वैभव पुत्र मनोज अपने ही गाँव में कृष्णा एकेडमी में पढ़ता है। मंगलवार सुबह वैभव अपने घर से पैदल ही स्कूल के लिए जा रहा था और मुख्य सड़क पर जैसे ही वो पहुंचा, बहुत तेजी से आ रहे एक ई रिक्शा चालक ने वैभव को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि रिक्शा पलट गया वैभव के ऊपर। जहां वैभव के ऊपर रिक्शा के पलटने के बाद वैभव दब गया और वैभव की गर्दन पर बहुत गहरी चोट आई और वहीं पर मौके पर वैभव की दर्दनाक मौत हो गई। रिक्शा चालक रिक्शे को वहीं छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। वैभव की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शव रखकर जाम लगाया। जाम की सूचना मिलने पर मवाना थाना प्रभारी मौके पर पुलिस के साथ पहुंचे और जाम लगा रहे परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजन रिक्शा चालक की गिरफ्तारी की मांग करने के साथ साथ मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। परिजनों ने रिक्शा चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम मवाना दीपक माथुर और तहसीलदार मवाना रणविजय सिंह, सीओ मवाना अभिषेक पटेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए और लोगों को समझाया बुझाया। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए और जब पब्लिक को आश्वासन दिया गया उसके बाद परिजन कार्रवाई की मांग पर राजी हुए। मेरा भतीजा, मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरा भतीजा स्कूल जा रहा था अपने गांव में मटोरा में। उसका पहला ही दिन था। वो स्कूल के लिए बहुत हर्ष उल्लास के लिए जा रहा था। रोड से जैसे निकला तो एक मेट्रो वाला आया और उसको कुचल के चला गया। ऑन द स्पॉट वो मर गया। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन मेरे बच्चे के लिए, मेरे भतीजे के लिए कुछ आश्वासन दे और कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि मेरे परिवार वालों को मदद मिले। सरदाना में 17 साल से साथ रह रही पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गायब करने का आरोप लगा है। परिजन थाने पहुंचे हैं। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला मोहल्ला धर्मपुरा से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले इंतजार का निकाह 17 साल पहले झारखंड की रहने वाली नाजरीन से हुआ था और दोनों के 7 बच्चे भी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ साल पहले नाजरीन मेरठ के रहने वाले साहिल नाम के युवक के संपर्क में आ गई। साहिल मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि नाजरीन इंतजार से निकाह तोड़कर साहिल के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। थाने पर शिकायत करने पहुंची इंतजार की मां ने बताया 9 महीने पहले अचानक नाजरीन उसे हैदराबाद ले गई तो वहां ले जाकर उसके बेटे को गायब करवा दिया है। इस मामले में आरोपी नाजरीन ने भी कबूल किया है कि उसका साहिल के साथ ना सिर्फ प्रेम है बल्कि दोनों ने निकाह भी कर लिया है। अपने पति को हैदराबाद ले जाने के सवाल पर उसका कहना है काम के सिलसिले में वो हैदराबाद गए थे और हैदराबाद जाने के 1 सप्ताह के भीतर इंतजार गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी वहाँ के लोकल थाने में दर्ज करा दी गई है, लेकिन उसने ये बात ससुराल में नहीं बताई थी, जिसको लेकर शक और पैदा हो गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इंतजार घर नहीं लौटा था। साहिल मौके से फरार है। उसकी पत्नी नाजरीन को लेकर घरवाले थाने पहुंच गए हैं। घरवालों ने पुलिस के साथ मिलकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मैंने इंतजार में भैया तो यहीं रह ले, कहने लगा नहीं अम्मी हम तो बिहार जा रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं। मुझे भैया ससुराल पहुँचती होगी। 9 महीने हो गए। दिक्कत तो आपको कब पता चला? आज गई मेरा 24 के घर में। जब इन्हें कह दिया इनको सो रहा वो, मगर मेरी बात करवा दे, सोते हुए को मोबाइल में दिखा दे। इनको नहीं बस अम्मी मैं आ रही लेकर भाई, और तुम फोन न करियो। अब मैंने कहा मन्नू भी मेरे दिल का में जाना। क्यों नहीं बताया आपको? क्यों नहीं बताया? क्या पता क्यों नहीं बताया भाई। तो क्या शक है, क्या कर लिया इसने? हमें क्या ना कहीं मार दिया, क्या करा जब भाई नहीं, हमें क्या पता भैया। ईद के मौके पर सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत ने शहर भर में कई जगह कार्यक्रम कर ईद की खुशियों को सेलिब्रेट किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी ने कहा, रमज़ान का महीना भी हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। हमें 1 महीना रोज़े रखकर सिर्फ अल्लाह को याद कर उसी की इबादत में पूरा महीना कब और कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। अगले दिन बहुत सारी खुशियों के साथ ईद आती है और हम सब
देशवासी बिना भेदभाव के भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर ईद मनाते हैं और ये हमारे आपसी रिश्ते को बहुत मजबूती देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन सैफी जी का भी इस्तकबाल किया गया इस कार्यक्रम में और शीर खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। ईद मुबारक। सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हाजी सरफराज सैफी के यहाँ एक जो है ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया। उसमें सभी गणमान्य नागरिकों ने ईद मिलन के समारोह में सम्मिलित होकर सबको ईद की मुबारकबाद दी और ईद अमन अमान के साथ भारत में मनाई गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हाजी सरफराज सैफी साहब के यहाँ ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी गणमान्य लोग व सैफी समाज के लोगों ने शिरकत करी। वे एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और सिवैयाँ खाई। पूरे देश में अमन अमान से ईद मनाई गई। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को देर शाम अम्बेडकर रोड पर होर्डिंग पर बैनर लगा रहे मजदूर विकास कश्यप का सीढ़ी से अचानक पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा विकास कश्यप को इलाज के लिए सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कंकरखेड़ा कस्बा चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास कश्यप कंकरखेड़ा पटेलपुरी के रहने वाले थे और बैनर लगाने का काम करते थे। कल जब वो अम्बेडकर रोड पर बैनर लगा रहे थे तो वो गिर पड़े और आज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। विकास की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश सरकार के आदेश पर भले ही छुट्टा पशुओं से राहत दिलाने के लिए जिले में जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, लेकिन हकीकत अभी खतरनाक है। गौशालाओं से ज़्यादा छुट्टा पशु सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों की जान भी ले लेते हैं छुट्टा पशु। पशुपालन विभाग इनको गंभीरता से ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये खबर देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए। दर्जनों गौशालाएँ बनाई गई हैं और सभी पशु संरक्षित हैं। पिछले वर्ष विभाग की तरफ से जिले में छुट्टा पशुओं को पकड़ने का अभियान भी चलाया गया था और आंकड़े भी जारी किए गए थे, लेकिन ये आंकड़े क्या खेल क्या शिकार हो गए ये आप तय करिए। गौशालाओं की संख्या बढ़कर 237 तक पहुंच चुकी थी। अभियान कुछ समय तक चला था, अधिकारियों ने ध्यान भी दिया था, लेकिन छुट्टा पशु को दोबारा से पकड़ना ये लोग भूल चुके हैं और खुलेआम ये छुट्टा पशु दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ पुलिस लाइन से हुआ, जिसमें सीडीओ सीएमओ के साथ साथ कई विशेष गणमान्य उपस्थित थे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। विभिन्न इलाकों से होती हुई वापस स्वास्थ्य केंद्र पर यह रैली संपन्न हुई और सभी लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर चल रहे थे और संदेश दिया जा रहा था कि मौसम से होने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक रहा जाए और अपने आसपास कहीं भी गंदगी और कूड़े का ढेर नहीं लगने दें। सब चीज़ों के कारण ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और लोग बीमार होते हैं। इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अंकुर त्यागी ने किया। देश जीतेगा। साफ सफाई रखेंगे अपने गांव और मोहल्ले नियंत्रण अभियान संचारी रोग नियंत्रण अभियान इस महीने का ये शुरू हुआ है। आज 1 तारीख से लेके और ये पूरे महीने चलेगा, 30 दिन का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ही 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमारा दस्तक अभियान भी चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में हम लोग जितने भी इन सीजन में संचारी रोग होते हैं, जैसे बुखार हुआ, मलेरिया, टाइफाइड, काला फीवर, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, आंतों के इन्फेक्शन है, इन सभी से संबंधित जितना भी हम बचाव कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। नालियों की साफ सफाई, कहीं पे मच्छर ना पनपे और मच्छरों के पनपने का हम सुपरविजन करते हैं। हमारी टीम सुपरविजन करती है कि कहीं मच्छर का लार्वा तो नहीं है, उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ ही पूरे महीने में हम एंटी लार्वल स्प्रेइंग करेंगे, जहाँ जहाँ पे पानी भरा हुआ है घरों में चेकिंग करेंगे लार्वा की, और साथ ही साथ फॉगिंग होगी शाम के टाइम कि जहाँ पे मच्छरों का घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग इसको कम सकें। ये सभी ब्लॉक्स में और पूरे जिले में जिला स्तर का प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है, ये उद्घाटन आज, और प्रत्येक ब्लॉक में हर ब्लॉक के लेवल पे भी आज ही उद्घाटन हो रहा है। ये 30 अप्रैल तक चलेगा।
और अब पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर नजर डालते हैं। ये मांग उठी है LLRM मेडिकल कॉलेज में। कौन शामिल थे इसमें? कॉलेज के कर्मचारी, सीनियर नर्सिंग इंचार्जेस, नर्सिंग ऑफिसर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज। और 1 अप्रैल ही क्यों चुना? क्योंकि काला दिवस मनाते हुए इन लोगों ने कहा कि 1 अप्रैल हमने इसलिए चुना क्योंकि सरकार पिछले कई सालों से हमें मूर्ख बनाती हुई आ रही है और ये मूर्ख दिवस है। और अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। सभी स्टाफ के मेंबर्स ने अपने अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए काली पट्टी बांधकर NPS और UPS का विरोध जताया। अटेवा आंदोलन के पदाधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि वो और उनका पूरा स्टाफ इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी देते आ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, ये विरोध जारी रहेगा। 1 अप्रैल यानी आज का दिन ही वो काला दिन है जिस दिन हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके UPS और NPS लागू की गई थी। आज 1 अप्रैल हमारे लिए काला दिवस है क्योंकि सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए ये एक काला कानून है। इस काले कानून का 1 अप्रैल को हम विरोध करते हुए अपने सभी लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। वह शांतिपूर्ण इस 1 अप्रैल का विरोध करते हैं क्योंकि जब तक सरकार हमारा OPS यानी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, यह प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम अनुरोध करते हैं कि सरकार से कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल कीजिए। और ये जो निजीकरण है जिसमें आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके लिए आप निजीकरण को खत्म करें। अटेवा पेंशन बचाओ मंच का ये अभियान कमिश्नरी चौराहे पर भी देखने को मिला, जहां पर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा और बताया प्रदेश के करीब 14 लाख शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, एक्टिव हैं, लेकिन सरकार नई पेंशन व्यवस्था के सामने उनकी बातें नहीं सुन रही है और नई पेंशन के दुष्परिणाम कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर चुके हैं और नुकसान भी लाखों परिवारों को हो रहा है। पूरे देश के कर्मचारी असंतुष्ट और चिंतित। इन लोगों ने 24% की बढ़ोतरी है, 2% तक ये हजार के लिए ये जो स्कीमें हैं पेंशन है और हम लोग अपनी सेवा देंगे 35 वर्ष 40 वर्ष। 1 अप्रैल है 1 अप्रैल, इस 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और जिंदाबाद 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 1 अप्रैल को UPS और NPS के विरोध में माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता हम सभी को है। सेवा में मैं आशा करूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करेंगे। ये जो 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कभी NPS के नाम पर और कभी आज UPS के नाम पर हमको जो ज़बरदस्ती पेंशन स्कीमें थोप दी जाती है, हमें ये थोपी हुई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। हमें अपनी जो हमारी पुरानी पेंशन थी, हमें केवल उसी की बहाली चाहिए, हमें स्कीमें की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कितनी खतरनाक है UPS और NPS। तो इसी आधार पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर कर्मचारी अभी भी नहीं जागे तो भयावह स्थिति होगी, क्योंकि उसका परिणाम आप देख रहे हैं। सारे सांसद एक साथ हो गए, टेबल बजाकर उन्होंने अपने लिए वेतन वृद्धि कर ली है, बहुत सारे भत्ते भी तैयार कर लिए हैं और हम लोगों को क्या दिया है? केवल झुंझुना 2%। हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके हमारा NPS लागू किया गया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। आज हमने अपने ही सारे डिपार्टमेंट में, अपने कार्यालय में काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया है। विरोध करने के साथ साथ हमने सभी शिक्षक और कर्मचारियों से ये कहते हैं कि भाई हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है सिस्टम में, उसको दोबारा से लागू कीजिए। चलिए कचहरी चौराहे पर जाम दिखा देते हैं। मंगलवार को दोपहर के समय मेरठ कॉलेज की परीक्षा छूटने के बाद वेस्टर्न कचहरी रोड से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक भीषण जाम था और पुलिस वाले कहाँ थे ये आप ढूंढिए, क्योंकि हम तो पसीना सुखा रहे थे उस जाम में। जाम की वजह से वाहनों के
पहिए थम गए, रैंग रैंग कर चलते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ व्यवस्था धड़ाम थी। और अब जब जब एग्ज़ाम छूटेंगे तब तब ट्रैफिक पुलिस गायब मिलेगी। इसी तरीके से जाम लगेगा, तो वैकल्पिक रास्ते ढूंढ लीजिए, समय नोट कर लीजिए, तभी ये जाम की स्थिति कुछ समझ पाएंगे आप और सुलझा पाएंगे आप। मेरठ जिले में अवैध ई रिक्शा जो बिना कागजों पर चल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए अप्रैल महीने में अभियान चलाया जाना है। मंगलवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध ई रिक्शा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। हाईवे चौकी क्षेत्र के चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ कई अवैध ई रिक्शा को रोककर उनके कागजात चेक किए और जिनके कागजात पूरे नहीं मिले उन्हें पकड़कर थाने लाकर सीज कर दिया गया। कंकरखेड़ा की कस्बा चौकी इंचार्ज ने भी अपने क्षेत्र में टीम लगाकर ई रिक्शाओं को पकड़ने का और चेकिंग का अभियान चलाया। और अपना जिला के इस स्पेशल बुलेटिन में आपसे विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ, आपकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर ज़रूर उठाएंगे। वो खबरें जो कहीं खबरों की दुनिया में खो जाती हैं, जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, वो मिलेगी आपको अपना जिला के ऐप पर। तो बने रहिए अपने जिला के साथ, क्योंकि हमारी ये कोशिश पत्रकारिता को जिंदा रखने की है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, अगले बुलेटिन में फिर होती है मुलाकात।